इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि मेरा नाम आरुषि मिश्रा है। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मैंने सेकंड रैंक सिक्योर करी थी और मैं यूपी कैडर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पर्सनल हूँ और अभी करेंटली एज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नाउ सर्व कर रही हूँ। उसके अलावा मेरी सीएससी में रैंक 229 आई थी और मुझे आईआरएस अलॉट हुआ था और उसके अलावा मेरी यूपी पीसीएस में डीएसपी मुझे अलॉट हुआ था। तो ये सारा बैकग्राउंड सिर्फ़ इसलिए आपको बताने के लिए सिर्फ़ ये बताने के लिए है कि मतलब बहुत समय हो गया, बहुत लंबी प्रिपरेशन चली, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम रहा कि जब प्रिपेयर करते थे, फेल होते थे, सक्सेसफुल होते थे। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हुई जो नहीं करनी चाहिए और जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स एकदम नज़दीक है, नाउ इट इज़ आई गेस ऑन 25th ऑफ मई। तो 25th ऑफ मई इज़ वेरी नियर, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये इतना नज़दीक का समय है कि आपके इससे मिस्टेक्स होने का टाइम नहीं है। तो 25th ऑफ मई इज़ हियर एंड वी आर वेरी मतलब वी शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो टुडेज़ स्ट्रीम विल बी ऑल अबाउट कि मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में अपने से इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कैसे क्या करना है, जो लास्ट के 50-60 डेज़ में आप कर सकते हैं। And next, I would suggest if you have any questions, please post the questions on the ये YouTube क्या आपका लाइव सेशन राइट, हाँ, तो लाइव सेशन में आप पोस्ट करते जाइए, उनके क्वेश्चंस के मैं आंसर देते जाऊँगी। उसके अलावा आई आल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम डीएम एज़ वेल, तो उसके बारे में मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है। तो कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमें प्रीलिम्स में अब सबसे पहले आते हैं कि प्रीलिम्स में समय हमारे पास कितना है? समय हमारे पास इतना है कि 25th ऑफ मई आपका प्रीलिम्स है। 25th ऑफ मई आपका प्रीलिम्स होना है और आज है 24th ऑफ मार्च। तो 24th ऑफ मार्च आप हटा भी दीजिए। चलिए आज हमारा डिस्कशन हो रहा है, वी कैन रिमूव 24th ऑफ मार्च फ्रॉम 25th ऑफ मार्च टू 25th ऑफ मई वी हैव फुल 2 मंथ्स। फुल 2 मंथ्स दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 डेज़। तो व्हेन यू हैव 60 डेज व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 60 डेज इज द पॉइंट कि हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज रिमूव द लास्ट 25 डेज। आप अपने नेक्स्ट 25 दिन उससे हटा दीजिए, मतलब मई आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट मई को एग्जाम है, ठीक है, मई आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है और आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रिपरेशन करनी है अब ये मार्च में करनी है और कमिंग अप्रैल में करनी है। हम ये मान के चलेंगे तो हमारे पास रिविजन का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रह जाएगा। तो हमने ये कर दिया कि हमारा मई एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब उसके बाद आपका बचा है मार्च और आपका बचा है अप्रैल। अप्रैल में आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। आप क्या कर सकते हैं मार्च में, अब हमारे पास 25th से लेके 31st मार्च तक का समय है, दैट इज़ 6 फुल डेज़। इस हफ्ते को ये आप ऐसा हफ्ता मानिए जब आप अपनी सारी चीज़ें, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ कर सकते हैं। आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कोलाइड कर लीजिए, अपनी एक स्ट्रैटेजी फाइनल कर लीजिए फॉर प्रीलिम्स। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप सबसे पहले एक काम करिए कि अपनी जितने भी पढ़ने के आपका मटेरियल है, आपको जितना भी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल इन एवरी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री में भी आप पार्ट डिवाइड करिए, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट डिवाइड कर दीजिए, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट हो गया, इन सबका एक-एक ए4 प्रिपेयर करिए। ए4 प्रिपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें ए4 में आप लिखें क्या, ये आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स कि आप ए4 में लिखिए कि आपके एक साइड के कॉलम में बनाते जाइए, उसमें लिखते जाइए कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। आपकी एस्पिरेशंस क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कि आपको क्या लगता है कि व्हाट यू वांटेड टू डू बाय द एंड ऑफ दिस कि आप अगर प्रीलिम्स में आइडियली बैठते तो आपको क्या-क्या पढ़ना था। तो आप एक लाइन से लिखते चलिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपका वो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी उसको स्मॉल-स्मॉल पार्ट में बाँटिए, एनसीईआरटी क्लास 6, एनसीईआरटी क्लास 7, एनसीईआरटी क्लास 8 इस टाइप से डिवाइड करिए। उसके बाद आप जैसे आप पेरियार पढ़ रहे हैं तो पेरियार लिखिए, उसमें जीसी लियोंग पढ़ रहे हैं तो जीसी लियोंग लिखिए। उसके बाद आपके वो जो केबीसी की बुकलेट आती है मैप्स की, आप वो लिखना चाहें आप वो लिख दीजिए। ये आप जो भी लिखना चाहें आप उसको प्रॉपर्ली लिख लीजिए। जब आप ए4 प्रिपेयर करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है हर सब्जेक्ट का, ठीक है? चाहे अब वो पॉलिटी के लिए हो सकता है तो पॉलिटी के लिए ये भी हो सकता है कि आपने लक्ष्मीकांत लिखी, आपके जो भी आप कोचिंग मटीरियल पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हो गए, उसके आपके जो मान लीजिए आप किसी कुछ क्विज़ बैंक वाला आप लगाते हैं लक्ष्मीकांत के लिए तो आपने वो लिख दिया। आप इन सबको चीज़ों को लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है, ये आपको करंट अफेयर्स के लिए भी करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स मंथली। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नवंबर 2024
XYZ कोचिंग नवंबर 2024 बुकलेट, ठीक है? XYZ कोचिंग न अक्टूबर 2024 बुकलेट। इस तरह से बुकलेट वाइज़ डिवाइड करिए, कोचिंग वाइज़ लिखते जाइए, आपका जो मटीरियल है कि करंट अफेयर्स का मटीरियल। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि हाँ, राइट। इसमें आप एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए करंट अफ़ेयर्स आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कि कोई आपका यूट्यूब चैनल है या कोई आपका वेबसाइट है, आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके भी पार्ट्स को लिख लीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने वो सारे लिख लिए, ठीक है? इसके अलावा आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं, उनका भी एक अलग ए4 बनाइए। जब टेस्ट पेपर्स का भी आप अलग ए4 बना देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेस्ट पेपर 1, एक्स-वाई-ज़ेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेस्ट पेपर 2। इस तरह से आप पूरे हर एक ए4 में एक सब्जेक्ट का या एक करंट अफेयर्स का या आपका कोचिंग का मटेरियल हो गया या आपका फॉर एग्जांपल आपने एक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बना लिया कि आपके क्लास क्लास नोट्स आपके पास क्या-क्या आपने उसका बना लिया। आपने ये सेग्रीगेटेड बना रखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाइए कि रेड मतलब रीड कितना आपने पढ़ रखा है, हैव यू रेड और नॉट? देन नेक्स्ट कॉलम इज़ रिवाइज, देन नेक्स्ट कॉलम इज़ री-रिवाइज, देन नेक्स्ट कॉलम इज़ री-री-री-रिवाइज़ मतलब रिविज़न 1, रिविज़न 2, रिविज़न 3। इसको करने के बाद ना आपको ये इसी हफ्ते करना है क्योंकि बाय दिस वीक यू शुड नो व्हाट इज़ योर सिचुएशन। आप व्हाट इज़ योर एस्पिरेशन आपको इससे पता चल जाएगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सिचुएशन आपकी क्या है आज की स्टेट में करंटली कि आपने कितना में क्या-क्या पढ़ रखा है। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने पढ़ी हैं फिर छोड़ दी हैं, पढ़ी हैं फिर छोड़ दी हैं। कुछ-कुछ चीज़ें तो आपको लगा कि अच्छा शिट ये तो मुझे सोचना था मैं भूल गई। ठीक है? तो आपको वो भी आपको मेंशन आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू नो द रियलिटी कि आपकी रियलिटी क्या है उस सिचुएशन में। और वो किसी को बताने के लिए नॉट टू योर पेरेंट्स, नॉट टू योर फ्रेंड्स, नॉट टू योर कोचिंग पर्सन आपको किसी को बताने के लिए नहीं, वो आपको खुद के जानने के लिए है। ठीक है? तो आप ये नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे तो आपको ये बन गया। उसके बाद आप अपना अचीवमेंट शुरू करिए। अब यहाँ से ही आप आगे कर सकते हैं कि आपने पर डे क्या पढ़ा। तो एक तो पहली चीज़ ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप एनालाइज़ कर पाएँगे, आपको किसी दिन हिस्ट्री पढ़ने का मन हो रहा है, आपको हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम ही पढ़ने का मन हो रहा है, तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली। है ना? आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने का मन हो रहा, आपको मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन हो रहा है, जीसी लियोंग पढ़ने को हो रहा है, तो आपने जीसी लियोंग पढ़ ली। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक तो पहली बात आप जो टाइम टेबल बनाते हैं क्योंकि वो फ़ॉलो नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि आप 7 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, 7 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, अल्टीमेटली ये होता है कि पॉलिटी में जैसे ही पार्लियामेंट वाला चैप्टर आता है, आपका रोड ब्लॉक हो जाता है। आप उसको पढ़ते-पढ़ते टाइम लगा देते हो, फिर पॉलिटी की किताब साइड में कर देते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने इस तरीके से अगर लिख रखा होगा तो आपको ऑप्शन तो दिख जाएगा कि यार मेरा ये पढ़ने का मन नहीं है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। आपको अल्टीमेटली सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई आपका टाइम टेबल पूछने नहीं आ रहा है कि अगर आपने मार्क्स क्या सिक्योर किए, मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए। आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपके टाइम टेबल आप कैसे फॉलो कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस तरीके से अपने रियलिटी को एनालाइज़ कर लीजिए और उस तरह से मार्क करते चलिए। अब जब इसको आप पढ़ेंगे, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप ए4 बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये गिलोटिन क्लोज़र। आप पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम का कि गिलोटिन क्लोज़र क्या होता है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप केबीसी नैनो की बुकलेट लगा रहे हैं ज्योग्राफी में और आपको आपने कर रखा है उसका मेजॉरिटी ऑफ 90% आपने मैप्स कर रखे हैं, समझ रखा है, पढ़ रखा है, ओके फाइन। तो अब उसको ये नहीं कि उसको आप टिक लगा दीजिए रेड में क्योंकि अल्टीमेटली जब वो रिविज़न का 1 का टाइम आएगा तो आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत भी 90% आपने कर लिया, मान लो 10-20% बचा भी हुआ है, जितना भी बचा हुआ, आप मान लो कि आपने कर लिया है क्योंकि आप अगर नहीं मानेंगे कि आपने नहीं किया है, आप डिप्रेस हो जाएँगे। व्हाट इज़ नीडेड इज़ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस यू विल गेट जब आप हर दिन उसमें टिक लगाएँगे कि आपने क्या-क्या पढ़ लिया है। आज की स्टेज में अगर आप जब ये ए4 बना लेते हैं, मैं ए4 पे बार-बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि अगर आपने ये शीट्स बना ली हैं, अपने दीवार पे चिपका लिए हैं, तो उसके बाद आज तक आपने अगर थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ रखा है, किसी भी चीज़ का, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पेरियार आप पढ़ रहे हैं, पेरियार जो ज्योग्राफी की बुक है, आपने उसके 15 चैप्टर ही पढ़े हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, आप 15 चैप्टर पढ़ लिए, आप उसको रेड मार्क कर दो कि आपने पढ़ लिया है क्योंकि रिविज़न के टाइम में रिमेनिंग चैप्टर आप कवर कर लेना। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अंदाज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कुछ तो पढ़ रखा है उसमें, तो एक गिलोटिन क्लोज़र ज़रूरी है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि आपने अगर इस तरह से बना लिया इस 1 हफ्ते, तो उसके बाद आप अप्रैल में क्या करें? अप्रैल को आप डिवाइड करिए, अभी आपने इस हफ्ते आपने जितना पढ़ना है एक्सेसिव आप पढ़ते जाइए, जितने आपको मटीरियल इकट्ठे करने हैं आप कर लीजिए, इस तरह से एक ए4 बना लीजिए, ठीक है? इस तरह के ए4s बना लेंगे तो आपको रियलिटी चेक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचता है अप्रैल मंथ, मई को आप हटा दीजिए। अप्रैल बचता है तो पहले 15 दिन आप यही करिए, आज तक आपने जितना पढ़ रखा है
ठीक है, 20% टाइम निकालिए उसको रिवाइज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत आपने इतनी पढ़ रखी है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ छोड़ रखी हैं पीछे की, बाकी आपने पढ़ रखा है, तो कोई बात नहीं। अब आप रिवीज़न के टाइम जब लक्ष्मी आपने रेड वाले में तो टिक लगा ही दिया है, और जब रिवीज़न के टाइम लक्ष्मीकांत उठाएँगे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप पूरा रिवाइज़ करिए, ठीक है? इसमें आपका ये पार्ट तो आ ही जाएगा कि जो आपने बीच का पार्ट पढ़ रखा है, वो तो आपका रिवीज़न में आ गया। जो आपने नया पार्ट पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको आप क्या करेंगे, वो आपने साइड में रखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे और उसको तुरंत ही आधे घंटे के बाद फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। तो रेड वाले में तो टिक था ही, रिवाइज़ वाले में भी आपका पूरा टिक हो जाएगा। तो फर्स्ट 15 डेज़ जो आपको अप्रैल के बिताने हैं, वो आपको ये करना है कि आपको 20% अरे सॉरी, हाँ, नहीं, राइट 20% टाइम आपको रिवीजन में लगाना है अपने कि आपने रिवाइज़ कर लीजिए, आपने जितना पढ़ा है। और 80% टाइम आपको ये लगाना है, जितना सारा आपने A4 में लिख रखा है कि आपने वो कंटेंट पढ़ा है, नहीं है, उनको फटाफट से पढ़िए, नई चीज़ें फटाफट से पढ़िए क्योंकि यही टाइम है कि इसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? ये हमारे फर्स्ट 2 वीक्स हो गए जो कि 15 डेज़ ऑफ अप्रैल। देन इज़ द थर्ड वीक। थर्ड वीक में आप क्या करेंगे? रिविज़न करेंगे। अब आप अपने रिविज़न का परसेंटेज और बढ़ा देंगे क्योंकि आपने पढ़ने वाला ची कंटेंट और बढ़ा दिया है। अब आप पहुँचेंगे, अब आप रिविज़न करेंगे तो आप ऐसा करेंगे कि आप अपना 30% टाइम रिवीजन को दे रहे हैं, ठीक है? जब 30% टाइम अपना रिवीजन को देंगे और 70% टाइम आप फिर से कोशिश करिए जितना भी बचा है उसको पढ़ लें। जितना भी बचा है उसको पढ़ लें कि मैं बार-बार ये स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि अप्रैल के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अप्रैल के 4th वीक आ जाते हैं, बाय दैट टाइम आपको सारे कोचिंग्स की वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं कि जो एडिशनल आपका करंट अफेयर्स होता है, वो भी आ चुका होता है मार्केट में। जो भी मार्केट में कंटेंट होना होता है, वो आ चुका होता है। 4th वीक ऑफ अप्रैल के आस-पास आ जाएगा। वो आपका टाइम है, इसमें आप रिविज़न का टाइम फिर 40% बढ़ा दीजिए और अपना जो शेड्यूल है नया पढ़ने का, उसको 60% अभी भी नया पढ़ने का रखिए क्योंकि आपको नया बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है? आप नया पढ़ लेंगे, इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास अप्रैल में आपके पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जब आपने रिविज़न अच्छा खासा कर लिया होगा। रिविज़न में जो मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट 15 डेज़ में आप कुछ रिवाइज़ करेंगे तो नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं दैट इज़ थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, उन रिवाइज़ चीज़ों को भी आपको रिवाइज़ करना है क्योंकि रिविज़न एक बार हुआ है, रिविज़न 2 करना है। जब 4th वीक में आप जाएँगे, जब आप ऐसा 40% टाइम रिविज़न को दे रहे हैं, तो भी आपको जो आपने पहले 2 बार रिवाइज़ कर लिया, उनको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसके फ़ायदा क्या होगा, आपका रिविज़न बहुत ही क्विक होने लगेगा। जब आप बार-बार कोई चीज़ हर हफ्ते रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसका रिविज़न बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है और दूसरा आपको याद रहता है। तीसरा, आप वर्टिकल रीडिंग कर पाते हैं। आप ऐसे गो थ्रू करेंगे, ये नहीं कि आप एक-एक लाइन पढ़ रहे हैं, एक-एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसका समय नहीं है, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट है। आपको प्रीलिम्स में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना। What you need to do is you need to do the elimination. You need to know what is required या knowledge, या आपको इतना कि बस एक बेसिक कर्सरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एलिमिनेट कर पाएँ, आप आंसर मार्क कर पाएँ, आपका आंसर आइडेंटिफाई कर पाएँ, आपके सामने है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको रैंडमली पढ़ते चले जा रहे हैं और याद करते चले जा रहे हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हम आते हैं इस बात पे कि ये आपने कर लिया अप्रैल में। आपके आप इमेजिन करके देखिए उस A4 में आपने रेड नम जि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ी है, रेड में भी कितनी सारी मार्क करी जा रही हैं। रिवाइज़ 1, रिवाइज़ 2, रिवाइज़ 3 में भी मार्क होती चली जा रही है, तो आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जा रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि आप क्या-क्या कर पा रहे हो और क्या और कर सकते हो। अब हम आते हैं आपका मई में आपको क्या करना है। मई का आप अब आपके पास कितना 25th मई है, दैट इज़ द लास्ट वीक ऑफ मई, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास शुरुआत के 3 हफ्ते हैं। आप शुरुआत अंत के 2 हफ्ते मत मानिए, आप बस पहला हफ्ता मानिए मई का फर्स्ट वीक। 1 टू 7th में व्हाट यू नीड टू डू इज़ जो भी आपके A4 में लिखा हुआ है, जो आपको करना था और जो आप कर नहीं पाए, जो आपकी एस्पिरेशंस थी आप नहीं पूरी कर पाए, उन सारी चीज़ों को सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। हर चीज़ को पढ़िए, मेरा फिर से इस बार रिवाइज़ आपको कहना है, रिविज़न नहीं, पढ़िए। इस समय सब कुछ पढ़ लीजिए, जो आपके टेस्ट पेपर्स रह गए या जो भी ब्रह्मांड में जो चीज़ें रह गई, व्हाट यू वांट टू डू, कुछ भी रिमेनिंग है उसको पढ़ लीजिए। 1st टू 7th में तक उसको पढ़ लीजिए क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको पैनिक रह जाएगा। उसके बाद आपको श्योर हो जाना है कि 7th में ऑनवर्ड्स मुझे पढ़ना नहीं है। नया मुझे नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ करूँगा या करूँगी, ठीक है? यही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपना पूरा महीना डिवाइड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी मैंने आपको ऐसे ही बताया कि टाइम मैनेजमेंट में आप एक अब अगर हम दिन की वाइज़ टाइम मैनेजमेंट की बात करें,
चलिए ये बात तो हम एंड में डील कर लेंगे क्योंकि एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अगर हम इस बात पे जाएँ कि आपको टेस्ट पेपर्स कितने लगाने हैं, क्या नहीं लगाने हैं, अभी लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इफ यू आर एन एस्पिरेंट हू इज़ इन योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ एक कोचिंग का टेस्ट पेपर लगाइए। आई वुड सजेस्ट विजन आईएएस क्योंकि उनका जो आंसर की होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। आप टेस्ट पेपर सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। एक तो एलिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, टाइमलाइन्स को कैसे यूज़ करते हैं, गेस वर्क कैसे करते हैं इंटेलिजेंटली, वो सब आपको करना है, वो सीखना है। बट एट द सेम टाइम जैसे विज़न आईएएस का जो आंसर्स होते हैं बहुत हेवी होते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जब लगा क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी ऐसी कोचिंग कर लें इसका आंसर ना जो सवाल है उसका जो आंसर है बस वही एक्सप्लेनेशन हो। ऐसा नहीं है यार, जब विज़न का आप करते हैं तो जो 4 ऑप्शंस है ना, चारों का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा-बड़ा होता है। तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना बड़ा होता है, आधा पेज का। वो इटसेल्फ में एक किताब का काम करता है। आप एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, आप कम से कम उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके एक से सॉल्व होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है कि जो आप सीख जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, तो उसको आप इसके टेस्ट पेपर्स जो सॉल्व करेंगे वो एक ही कोचिंग का करिए, प्रेफरेबली विज़न का करिए। उसको कंप्लीट पढ़िए, 40 मिनट में टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट का, उसके बाद उसके सॉल्यूशन तुरंत साथ में देखिए, अपने एनालाइज़ कर लीजिए। आपके 40 नंबर आ रहे हो, 80 आ रहे हो, डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप यू आर रीडिंग द सॉल्यूशंस। स्टार्ट रीडिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट 3-4 घंटे लगा दिए, सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। आपने ये सोचा इफ यू थिंक दैट you'll revise, you will read the solutions later on, ट्रस्ट मी नहीं कर पाते। मैं 3 अटेम्प्ट तक नहीं कर पाई थी। ठीक है? क्योंकि हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे, वो बहुत हेवी और बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। तो आप उसको पढ़िए, उसमें मार्क करिए, उसको टेक्स्ट बुक की तरह पढ़िए, जिससे उसको भी आपको अपने रिवीजन में डालना है। जब आप अपना A4 बनाएँगे, तो आप A4 में लिखेंगे विज़न टेस्ट पेपर 1, विज़न टेस्ट पेपर 2, विज़न टेस्ट पेपर 3, रेड किया मतलब सॉल्व्ड वाले में टिक किया, आपने रिवाइज़ वाले में टिक किया, आपने री-रिवाइज़्ड वाले में टिक किया, आपने री-री-रिवाइज़्ड वाले में टिक किया। जब आप ऐसे इतनी बार रिवीजन करते हैं, आपकी हैबिट ये नहीं होती, आपको मैं बार-बार समझा रही हूँ कि रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करना है। आप बाय हार्ट करने के लिए उसको घंटों-घंटों रिवाइज़ कर रहे हैं। जब पहली बार पढ़ते हैं उसमें समय लगता है, दूसरी बार में थोड़ा और कम लगता है, तीसरी बार से और कम हो जाता है। आपको फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए कि कोई सवाल आता है तो आप ये जान सकें कि यार ये तो यहाँ लिखा था, नहीं लिखा था, पता नहीं शायद लिखा तो नहीं था तो नहीं होना चाहिए, इस टाइप का आपको आइडिया चाहिए, ठीक है? अगर आप मेमोरी आपकी शार्प है, आप याद कर ले रहे हो दैट इज़ फाइन इनफ, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करिए। थर्ड अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड जो बच्चे हैं वो तो 2 कोचिंग के पेपर भी कर सकते हैं। रिवाइज़ करिए, उनको पढ़िए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो आपकी स्टडी मटीरियल होते हैं वो ऑलरेडी बोरिंग हो जाते हैं, आपको इरिटेटिंग लगने लगते हैं, आपको मन नहीं करता है पढ़ने का, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कर लें। जब हम इन दोनों चीज़ों को डील कर चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट बात अब ये आती है कि भाई हम दिन को कैसे डिवाइड करें? अगर हमें टेस्ट पेपर भी करने हैं, हमको अपनी जो पढ़ाई है, हमने ए4 में लिख रखी है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, वो भी हमें करना है, करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना है और अ, ज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इंटरनेट का इनफाइनाइट यूज़ करना है। व्हेन आई से इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज़ करना है, तो मतलब एक्चुअल में करना है क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार मार्केट में ये होता है कि आप इंटरनेट मत चलाइए, आप फ़ोन मत चलाइए, आप लैपटॉप मत चलाइए, नहीं तो आप बेकार हो जाएँगे। ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो हमें पढ़नी इसलिए ज़रूरी होती है इंटरनेट से क्योंकि आजकल मार्केट हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन बदल रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप बाद में पढ़ें, कैसे मतलब इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे प्रिंट होके मिल जाए तभी पढ़ेंगे या मैं बहक जाऊँगा, ये होगा, वो गलत बात है। आप अपनी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरनेट की पढ़ाई के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात आप जब पढ़ें तो वो लेट नाइट पढ़ें क्योंकि आप जब पूरी तरीके से थक जाते हैं तो आप फ़ोन पे ये सब चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी लेट के पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन आप जब पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप यूट्यूब पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे पूरे दिन रील्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर लेंगे तो वो प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको बहुत कम चीज़ समय में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ा उसको सीख जाएँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है यूज़। तो इंटरनेट का आप यूज़ करें। अब आपके पास बचे 3 काम, एक सारे ए4 खत्म करने हैं रिवीज़न और सारे टेस्ट पेपर खत्म करने हैं और करंट अफेयर्स खत्म करने हैं और चौथा हाँ, राइट। चौथा आपको इंटरनेट का कंटेंट भी यूज़ करना है। तो आप कैसे करें पूरे दिन को आप कैसे डिवाइड करें टाइम स्पैन में? व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो द मॉर्निंग इमीडिएट व्हेन यू वेक अप कंप्लीट योर ये
ये वाला कंटेंट न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के एनालिसिस या आप जो भी पढ़ते होंगे जैसे भी न्यूज़पेपर का पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स है, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँगा। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको एटलीस्ट फ़ैमिलियरिटी होती है चीज़ों की। आप हर चीज़ रट नहीं सकते, आप हर चीज़ बुक से नहीं रट सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, भले ही आपको बहुत ज़्यादा अब आर्ग्यूमेंट्स पे, एडिटोरियल पे, ओपेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ बेसिक फेयर आइडिया, तो आपको अंदाज़ा रहेगा। सेकंड पॉइंट आपसे जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप तुरंत टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग फ्री रहता है। आपको पर डे 1 टेस्ट अब देना है क्योंकि आप अप्रैल तक ही टेस्ट दे सकते हैं। यू डू नॉट हैव द टाइम टू गिव टेस्ट लेटर ऑन, ठीक है? मई में आप टेस्ट नहीं दे पाएँगे, तो आप अभी टेस्ट देंगे ऑन एन एवरेज किसी भी कोचिंग टेस्ट पेपर की सीरीज़ में 30-35 टेस्ट पेपर्स होते हैं। आप किसी भी एक का करिए, कंप्लीट सॉल्व करिए। ऐसा मत करिए कि 15 एक के करें, 15 एक के करें। सॉल्व कंप्लीटली फॉर ऑफ वन कोचिंग जिससे आपको होलिस्टिक नॉलेज हो जाएगी। तो उसके भी क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, फिर आप एक में करेंगे, दूसरे में भी करेंगे, बात तो एक ही हो जाएगी। आपके नंबर भी ठीक आने लग जाएँगे, आपको लगेगा यू आर डूइंग वेरी गुड, अल्टीमेटली यू आर स्किपिंग ऑन कंटेंट। व्हाट यू नीड टू हैव इज़ कंटेंट। तो एक एक ही कोचिंग का करिए तो मेरा सजेशन होगा तुरंत बैठ जाइए। 9 बजे का अगर प्रीलिम्स देने का टाइम होता है, आप तुरंत उसी टाइम पे बैठिए और पढ़िए, ठीक है? और टेस्ट पेपर दीजिए, टेस्ट पेपर देने का तरीका भी मैं अभी आपको बताया मैंने आपको जो 40 मिनट्स में आपको करना है क्योंकि 40 मिनट्स में आपको स्पीड डेवलप करनी है, उतनी ही स्पीड में आपको करना है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप तुरंत आ जाइए कुछ नया कंटेंट पढ़ने का। नया कंटेंट पढ़ना जो भी आपको लग रहा आपके जो मन में आ रहा है उस A4 में आके आज मैं चलो ये पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमारा हर दिन मन अलग होता है। हर दिन आदमी का मूड चेंज होता है। तो आपका जो मन आ रहा होता है आप वैसे पढ़ लीजिए, जो भी कंटेंट आ रहा है पढ़ लो। नया कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास इतने सारे चीज़ें हैं रिवीजन के लिए, तो आप रिवाइज़ कर लो, है ना? रिवीजन में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो रिवीजन जो भी कंटेंट देख पा रहे हैं कि यार ये मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, आज इसका रिवीजन का मन है उसको रिवाइज़ कर लो, बात खत्म हो गई। इस बात पे लोड नहीं लेना है कि यार मुझे आज पर्टिकुलरली यही पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बाय द टाइम रात आती है, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्विच ओवर टू योर फ़ोन एंड गो ओवर टू योर बेड, काउच, सीट जहाँ पे बैठ के कंफर्टेबल लगे, फ़ोन में देखो। फ़ोन में क्या देखोगे, यूट्यूब आप 4 से 5 चैनल्स फ़ॉलो कर लीजिए, मैं आपको सजेस्ट यही करती हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी भी अभी लिख दे रही हूँ, उसमें मैं कुछ चैनल जो मैंने फ़ॉलो करे थे, आई फॉलोड अराउंड 15 ऑड चैनल्स, है ना? अपने टाइम पे क्योंकि हर जब यूपीएससी का प्रीलिम्स नज़दीक आता है, तो व्हाट दे डू इज़ कि टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस, आज की 5 करंट अफेयर्स की क्विज़ और ये वो दुनिया भर का आइटम आता है। उसको 2x पे देखते जाओ यार, दिमाग में ना बैठता जाता है। जब क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में कुछ याद आता है कि अच्छा हाँ, ये भी तो बात थी, मैंने तो शायद वहाँ सुना था। या आपने इतना पढ़ लिया तो आपको लगता है कि यार मैंने नहीं सुना तो नहीं होगा, है ना? आप उस स्टेज में आ जाते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप यूट्यूब पे इस तरह के कुछ चैनल्स फ़ॉलो कर लीजिएगा। मैं अभी अपना वो भी लिख देती हूँ कैसे लिखते हैं? राइट। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना? आप इस पे भी देख सकते हैं कि इस पे मैं शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या फ़ॉलो किए थे। तो इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप फ़ॉलो कर लीजिए। सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए मत फ़ॉलो किया करिए, यूट्यूब चैनल मोटिवेशन के लिए भी आप करते हैं, स्ट्रैटेजी के लिए भी आप करते हैं, एट द सेम टाइम पढ़ाई के लिए भी करते हैं। तो सबके चैनल्स भी अलग-अलग है, जो जिस पे डेडिकेटेड है। तो आप इसको देख के वो फ़ॉलो कर लीजिए। आप 2x पे देखेंगे, फटाफट आप फ़ॉलो कर लेंगे। आपको बहुत कंटेंट हो जाएगा। 1 से 2 वेबसाइट फ़ॉलो कर लीजिए, वेबसाइट्स जो आपको डेली की क्विज़ बताती हैं 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स एंड जो रिवीजन को रिलेटेड जैसे हमारे टाइम पे इनसाइट्स की बहुत आती थी। ठीक है, तो आप ये फ़ॉलो कर सकते हैं, उसके मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो वो करना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या है कि ये करते-करते ना आप यू विल गो इंटू स्लीप, आपको नींद आ जाएगी, आप थक जाएँगे, आप सो जाएँगे। इससे क्या होगा कि आप दिन का प्रॉपर टाइम जो होता है जिसमें ब्रेन सुपर एक्टिव होता है, उस समय आप पैसिवली इंटरनेट का नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि ये आप यूट्यूब देखते जाएँ, टाइम खराब करते जाएँ। है ना? और जो है ऐसा होता है कि जब आप जब एकदम एक्टिव हैं तो आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती है। उस समय आप बेकार का टाइम नहीं वेस्ट करें। लेकिन आप जब रात में थक जाते हैं तो आप पैसिव कंज़म्पशन कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ते रहिए, सोते रहिए, पढ़ते रहिए लेकिन यूट्यूब से आप दिमाग में कंज़्यूम करते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद
हम आते हैं इस पॉइंट पे, आपने ऐसा दिन बिता दिया। इसके बाद मुझे एक आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था कि जो आजकल हमारा यूट्यूब का सॉरी कि ये कंटेंट चेंज हो रहा है ना हमारा कि जो है मार्केट में कि क्या सब्जेक्ट वाइज़ इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस जो आते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो थोड़ा लेस टच्ड पार्ट्स पे आते हैं। जैसे पॉलिटी में वो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे ज़्यादा आती है या शुरुआत की जो आपके प्रॉपर प्रेज़िडेंट और ये वाले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आते हैं। मतलब उनके तो आते ही हैं लेकिन इनके पार्ट आते हैं, तो आप इनको इग्नोर्ड पार्ट्स को पढ़िए। सेम है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का कि 1857 और 1947 के 1857 के पहले का और 1947 के बाद का इज़ मोर इम्पोर्टेंट। 2 बीच का भी आएगा लेकिन आप ये भी पढ़िए, ठीक है? हिस्ट्री आप जब भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, टाइमलाइन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यूट्यूब पे आपको अनेकों चैनल मिल जाएँगे, देयर आर मल्टीपल चैनल्स हू डील इन द वे कि यार ये टाइमलाइन है। ये रूलर तब आया था, इसने ये 4 काम किए, ये रूलर तब आया था, इसने 4 काम किए, ये रूलर तब आया था, इसने 4 काम किए, ये रूलर तब आया था। ये जो टाइमलाइन है ना आपको याद होनी चाहिए। ये टाइमलाइन अगर आपके दिमाग में होगी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे ना जो आपको लगता है कि कैसे करेंगे, कैसे होते हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हर चीज़ आप पढ़ भी नहीं सकते भाई। तो आप उसको कम से कम सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये ज़रूर कर लीजिए कि टाइमलाइन हिस्ट्री में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसके लिए आपको ढूँढते नहीं रहना है कि किताबें ढूँढते जा रहे हैं। मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट यू नीड टू बी वेरी क्विक विथ गेनिंग नॉलेज। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसी में मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट में बताऊँ तो एंशिएंट प्लस कल्चर आजकल मिक्स होके आ रहा है। आप एनसीईआरटीज़ तो पढ़ते ही हैं, मेरा सजेशन रहेगा गाइड बुक जो होती है, चाहे आप लूसेंट की पढ़िए, चाहे आप अरिहंत की पढ़िए, उसको पढ़ लीजिए। उसमें क्विक 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 पार्ट जो होते हैं, उसको छोटा-छोटा इतना सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ लीजिए और उसको बाय हार्ट कर लीजिए। किसी दिन आज जैसे किसी दिन टाइम निकालिए, 6-7 घंटे में उसको याद करिए, अगले दिन उसको फिर रिवाइज़ करिए, उसके 2-4 दिन बाद फिर रिवाइज़ करिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपका कोई भी रिवीजन नंबर 1 या जैसे पढ़ने से रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2 ये जो गैप्स हैं, ये ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो बहुत बड़े गैप हो जाएँ आपके, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके 7 दिन के बाद आप एक रिवीजन से दूसरा रिवीजन ले रहे हैं। आपने पढ़ा नहीं कि 2 दिन के अंदर रिवीजन करिए, रिवीजन किया नहीं कि 2 दिन के अंदर फिर रिवीजन करिए। आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा, एकदम बैठा रहेगा, आपको याद करने में मेहनत नहीं लगती। क्योंकि फिर ऐसा लगता है बिज़नेस अभी तो पढ़ा था, हाँ, तो वो अभी तो पढ़ा था आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर मेडिवल में तो आप कोई भी गाइड बुक पढ़ लिए, लूसेंट है या कुछ भी वो इनफ होती है, उसमें आपको बहुत कंटेंट मिल जाता है, वो ज़रूर पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में आजकल करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स सबसे ज़्यादा आते हैं, इसमें आपके प्रीलिम्स में। तो आप यूट्यूब पे देखिए सारे जो चैनल्स होते हैं वो बताते हैं कि कौन-सी 5 में आपकी लोकेशंस अभी फेमस हैं, कौन 5 जगह तेल निकला है, किन 5 जगह की प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, कौन से नेचुरल फीचर्स वहाँ पे हो सकते हैं या वहाँ उस वो कंट्री कहाँ पे लाई करती है, इक्वेटर पे है कि आपके सर्कल पे है, क्या है वो आप सीख जाते हैं उससे। उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है तो आपकी ये कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। इकोनॉमिक्स है तो बेसिक्स तो आप पढ़ते ही हैं, चाहे मृणाल से पढ़े, आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। लेकिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स ज़रूर आता है। फिर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है कि करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन्स आते हैं। आपको एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को सिंसियरली देखना है जो पेपर में आ रहा है। जो आपके स्ट्रैटेजी वाली जो मतलब जो कोचिंग की मटेरियल बुक्स होती हैं उसमें क्या है और जो टेस्ट सीरीज़ में है वो क्या है। इससे आपको इंटेलिजेंट एलिमिनेशन सीखना है कि आप सीख जाएँ कि क्या कंटेंट है। ठीक है? कैसे पढ़ना है। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद हम आपके क्वेश्चन्स टेक अप करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आप रियल प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कैसे करें? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जो मैंने आपको बोला एक स्ट्रैटेजी कि आप अभी से अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपने नहीं किया है तो भी आप अभी से स्टार्ट करते हैं, टेक ओनली 40 मिनट्स टू सॉल्व। उससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी फास्ट पढ़ने की। आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि अरे शिट! मैं तो पूरा पेपर ही नहीं देख पाया। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैं तो पूरा पेपर देख ही नहीं पाया। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे ये तो मैंने ये देखा होता तो मैं ये कर ले गई होती। ऐसा कुछ नहीं है यार, आप पहले 40 मिनट में पेपर सॉल्व करने की हैबिट डालो बहुत फास्ट। व्हाट यू वुड डू इज़ कि आप पहले वाले में पहले जो क्विक फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप फर्स्ट रिवीजन मतलब फर्स्ट जो गो थ्रू करते हो टेस्ट पे आपने जो ओरिजिनल
पेपर का एग्ज़ाम में 40 मिनट में ही करो। जो क्वेश्चन्स हो जा रहे हैं उनके आगे टिक लगा दो, है ना? उनको तो आपने भर लिया, आपको पता है कि मतलब भरा नहीं, बोला नहीं भरा आपने, लेकिन आपको पता है कि यार ये कैस इसका आंसर मार्क कर लिया, तो आपने उनको टिक कर लिया। जो क्वेश्चन्स आपको 2 या 3 ऑप्शंस में डाउटफुल लगता है, उसमें सर्कल कर दीजिए, मार्क कर दिए कि जो एलिमिनेट हो गया तो उसको तो काट दीजिए कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन दोनों में डाउट है शायद। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आएँगे जो आपको एब्सोल्यूटली हवा भी नहीं होगी कि ये तो मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा, उसको क्रॉस कर दो। ठीक है? तो आप 40 मिनट में पहले इनको फटाफट से गो थ्रू कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर को, तो एटलीस्ट आपके पास होगा क्रॉस वाले क्वेश्चंस कुछ होंगे, क्रॉस जो बिल्कुल आपको नहीं आ सकते। कुछ ऐसे होंगे 20% जो आपने टिक लगा रखे होंगे कि हाँ, ये तो मेरे सॉल्व हो गए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 60% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइंग ऑन द ज़ोन, वो जो आपने सर्कल कर रखे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकंड राउंड आप क्वेश्चन पेपर का जाएँगे, वो आप 30 मिनट्स लगाइए वो सर्कल्ड वाले को सॉल्व करने में। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं, आप यहाँ पे आप सॉल्व कर ले जाएँगे। आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, आप समझते जाएँगे, कर लेंगे। थर्ड राउंड आप फिर से जाइए क्वेश्चन पेपर का तो लास्ट 20 मिनट्स का, नेक्स्ट 20 मिनट्स का। इसमें आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं कि इसमें क्रॉस वाले क्वेश्चन्स पे जाइए कि हो सकता है वो सॉल्व हो जाएँ। बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि जिनका हिंट आगे के क्वेश्चन्स में होता है, वो सॉल्व हो जाते हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप 4th जो फ़ेज़ आता है आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हॉल में, वो ये कि अब आधा घंटा बचा रह गया। आधे घंटे में आप जब इतने सारे आप राउंड कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, आप जब सर्कल फिल करने जाते हैं, तो आपके पास आधे घंटे में आप 20 मिनट के अंदर आपके सारे सर्कल फिल हो जाते हैं। जब आपने सारे सर्कल फिल कर लिए 20 मिनट के बाद, आपके पास फिर से अंत का 10 मिनट बाकी रह जाता है। जब अंत का 10 मिनट है, बच्चों ये याद रखो कि जो है 90 से कम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप यूट्यूब पे बहुतायत ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत ऐसा कंटेंट है जहाँ पे बताते हैं 90 क्वेश्चन से कम सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट इतना परफेक्ट नहीं होता, हम इतने ज़्यादा पॉजिटिव आंसर्स नहीं दे पाते हैं कि हम जो है एकदम 100% हम इसी से पार कर जाएँ। अगर आपको 110, 120 से ऊपर नंबर लाने हैं तो 90 से ऊपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आप 90 से ऊपर अटेम्प्ट करिए हर हालत में। तो जो 10 मिनट एंड का बचा है उसमें ये ध्यान रखिए कि सीधे उसको अगर आपके 90 से कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो जिसमें रिस्क ले सकते हैं, उसमें आप रिस्क लीजिए, है ना? अगर आपको 2 जिसमें आप 2 को एलिमिनेट कर जा रहे थे, आप उनमें मार्क कर दीजिए क्योंकि आप कम अटेम्प्ट करेंगे 90 से तो वैसे ही नहीं हो रहा। रिस्क लेके देख लीजिए, है ना? रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है? अब इसके बाद जो एक पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है, रूटीन एक बना लीजिए। अभी ये 7 दिन आपके पास हैं, आपने बहुत सारे रूटीन बनाए होंगे दिन में पढ़ने के, रात में पढ़ने के। कभी ऐसा होगा कि ये इस तरह का शेड्यूल होगा, कभी उस तरह का शेड्यूल होगा, हर दिन बनाया होगा। अभी अपना एक शेड्यूल फाइनल करिए, रूटीन बना लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लीजिए पेपर्स में लिख के। फिर अपने जो आपका वो है कि आप पूरे टाइम परेशान रहते हैं, हमेशा एक नेगेटिव आइडिया में रहते हैं कि यार मैंने ये पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये किया, वो नहीं किया। 10 मिनट साइलेंस में अपने साथ गुज़ारा करिए। हर दिन 10 मिनट बैठिए, चाहे आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट दोनों टाइम कर सकते हैं। आप ऐसे 10 मिनट अलग से भी बैठ सकते हैं। उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप बहुत सेंसिबल हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग गुड एंड व्हाट यू आर डूइंग बैड, आप व्हाट इज़ डूइंग यू आर राइट, व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। तो आपको अंदाज़ा है, आप समझेंगे, बैठेंगे, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है? तो आप अपने हर दिन अगर आप अपने साथ 10 मिनट अकेले बैठ गए, बस शांति से बैठ जाओ आँख बंद करके ना, आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, आप उसको सारा फटाफट से इम्प्रूव अपने अगले दिन की पढ़ाई में कर लोगे। यही चीज़ हम किसी से हर दिन डिस्कस करते बैठ जाएँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन एंड आपको कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, ठीक है? और बाकी तो बस इतना कहना है कि अभी आपका प्रीलिम्स अब बहुत नियर बाय है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ बी वेरी सीरियस अबाउट प्रीलिम्स। व्हाट आई डिड मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था एंड फर्स्ट प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आई थॉट कि शायद जो कोचिंग का मटेरियल है वो इनफ है या सिर्फ मैं न्यूज़पेपर पढ़ ले रही हूँ वो इनफ है या मैंने आधे-आधे टेस्ट पेपर कुछ-कुछ कर लिया, 2 पॉलिटी के कर लिए, 2 इकोनॉमिक्स से कर लिए, तो उतना भी बहुत है, सॉल्यूशंस तो मैंने पढ़े नहीं थे। है ना? उतना ही बहुत है ना? कोई और बाकी पॉलिटी या हिस्ट्री में ऐसा लगता है इंटेलिजेंट गेसिंग कर लेंगे, क्या ही है? ऐसे इंटेलिजेंट गेसिंग होती नहीं बेटा, है ना? उसको पहले एक्चुअल में इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से ये हुआ था कि मेरा नहीं हुआ था। बट व्हेन आई इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट देयर हैज़ नेवर बीन एन इश्यू कि मेरा यार 120 से नीचे रहा हो। Majority of the time it was the score of was more than 140 and because of this reason only I was able to get selected into forest service क्योंकि forest service का prelims का कट ऑफ ही 20 नंबर ऊपर जाता है सीएससी से।
तो ये ब्रॉडली ये इश्यूज़ थे जो पॉइंट्स थे, जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में देखे थे, जो मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा तो आपके जो क्वेश्चन्स हैं, हम वो टेक अप कर लेते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन टेक्नीक के बारे में बताएँ। देखिए, एलिमिनेशन टेक्नीक आप तभी कर सकते हैं जब आपकी नॉलेज इज़ वेरी वास्ट। तो जो हमने तरीका बताया है, आप वो वैसे पढ़ेंगे, आपका कोई और तरीका भी होगा, आप वैसे पढ़िए। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप इंटरनेट से भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब से और वेबसाइट से पढ़ना मत छोड़िए। जब आप इनसे पढ़ते हैं, रात में 2 घंटे लगाते हैं, तो आपको इतनी सारी अंडर द सन नॉलेज मिल जाती है, आप उसमें भटकिए मत। इट इज़ अप टू यू कि आप रील देखने मत लग जाइए अब उसमें, आप एक्चुअल में पढ़िए। तो आप एक्चुअल में पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज बहुत हो जाएगी। एलिमिनेशन टेक्नीक कुछ नहीं होती, एलिमिनेशन टेक्नीक इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। जब आप देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ या 4 ऑप्शन है तो आपको कुछ तो अंदाज़ा लग जाता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, आपको क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है अंडर द सन कि आपको पता है कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो तो आपने कुछ तो क्रॉस कर दिए। अब बचेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चीज़ें हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि आपने पहली बात तो कभी देखा नहीं है। दूसरी बात अगर क्वेश्चन्स ऐसे टाइमलाइन पे बेस्ड हो सकते हैं कि यार ये टाइमलाइन तो ये थी, तो इसमें तो ये इवेंट फिट ही नहीं होता है, तो पहले हुआ होगा या तो बाद में हुआ होगा। ठीक है? या आप ऐसे देख सकते हैं कि कभी-कभी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट ईयर पेपर से हमको कुछ हिंट आता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आया था तब तो आंसर ये था, पास्ट ईयर के यूपीएससी पेपर्स का। तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि आंसर ये तो हो नहीं सकता। तो एलिमिनेशन आप करते हैं, एलिमिनेशन में अल्टीमेटली आप बचे होते हैं 2 सवाल के साथ। और स्पेसिफिकली एलिमिनेशन ईज़ी होता है जब 1 इज़ करेक्ट, 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, 1, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, 3, 4, 5 3, 4 इज़ करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या कोई भी अगर आप एक एलिमिनेट कर ले जाते हो कि थर्ड ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 से 3 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन उसमें डिफिकल्ट होता है जब एकदम सिंगल-सिंगल आंसर्स दिए जाते हैं, बट वो भी आपका हो जाता है प्रोवाइडेड यू हैव नॉलेज और आप इसको एलिमिनेट कर लो। लेकिन अगर 2 में फँस गए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, अगर उसमें फँस गए हैं और लास्ट में आप देखते हैं कि आपके 90 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट हुआ है, मार्क कर दो उसको, ठीक है? उसमें एक ऑप्शन लेके मार्क कर दो। ट्रस्ट मी आपके अगर उसमें 2-4 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, तो आसानी से ऑफसेट भी कर देते हैं आपके जितने भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, हर क्वेश्चन को मैंने आपको बताया ना 100 क्वेश्चन्स आते हैं और 40 मिनट्स आपको लगाने हैं। तो 100 क्वेश्चन्स में 40 मिनट्स आप देख लीजिए, आपको उतना ही टाइम देना और बहुत क्विक देना, हर क्वेश्चन को टाइम नहीं देना होता, ओवरऑल पेपर को टाइम इतना देना है। अब कोई क्वेश्चन कठिन होगा तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए आप प्रैक्टिस 40 मिनट्स की करिए, जैसे सरसरी नज़र से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीखें। ये नहीं कि आप एक ही में अटक गए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ये बच्चा मैंने आपको बताया है टाइम मैनेजमेंट इस समय तो मैंने जो सारी स्ट्रैटेजी बताई है डे वाइज भी पूरे दिन में आपको कैसे शेड्यूल करना है और पूरा मंथ को आपको कैसे शेड्यूल करना है बट हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अपने आप को शेड्यूल्ड ब्रेक दीजिए हर 1 से 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप अपने शेड्यूल में ब्रेक में रखिए कि आपको ब्रेक लेना है, आपका ब्रेन अपने आप ब्रेक ले लेगा। आपको हर हफ्ते के अंदर एक जो है प्रॉपर ब्रेक चाहिए होता है। एक तो दिन में भी आपको प्रॉपर ब्रेक्स चाहिए, आपको हफ्ते में भी प्रॉपर ब्रेक चाहिए होता है, नहीं तो आपका दिमाग बगावत कर देता है। व्हाट यू डू इज़ आप बोर हो जाते हैं, आप अपने आप रैंडमली ब्रेक ले लेता है दिमाग, तब आपको ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, आईएफएस क्यों चूज़ किया? यार ऑप्शन ऐसा होता है कि मतलब मेरे मेरे पास ऑप्शन था रेवेन्यू सर्विस का, फॉरेस्ट सर्विस का और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। तो जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से मुझे आईएफएस प्रेफर्ड था, मेरे इंटरेस्ट का था तो मैंने उसको चूज़ कर लिया था। अच्छा, अच्छा एक एस्पिरेंट का ये डाउट है कि वो थर्ड अटेम्प्ट में आ गए हैं और उनके रिलेटिव्स और पेरेंट्स कमेंट करते हैं उन पे, तो कैसे हैंडल करा? देखिए, ये ना एक बहुत नेचुरल सी बात होती है। जब कहा जाता है ना कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे हर आदमी से माँ कि आप तो महान थे, ये थे, वो थे, ये करते। आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। आप ये मान के चलिए जैसे आपका एक सिलेबस होता है, दूसरा आपका सिलेबस का पार्ट ये भी होता है कि आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस हैंडल करने का सिंपल तरीका तो कोई होता नहीं है यार, हर आदमी का अलग तरीका होता है। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक तो 2-3 चीज़ें हैं, एक आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, आई वुड सजेस्ट इनको बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें आप बहुत फैंसी लाइफ़ देख रहे होते हैं और जो पेरेंट्स की भी ऐसी बातें सुन लेते हो तो आप हर्ट हो जाते हैं। आप अपने बैचमेट्स, फ्रेंड्स इनकी बहुत फैंसी लाइफ़ देख रहे होते हैं, जो आप देखते हैं आपको चाहिए, आपके पास नहीं है। तो वो सबके साथ ऐसा होता है, सिलेक्शन के बाद चलाइए, मैंने भी बाद में चलाया था, तभी बाद में चलाइए। तो एक तो आपका इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा।
दूसरी चीज़ आपका स्ट्रेस कैसे कम होगा, दूसरी चीज़ आप लोगों से कम बात करिए, है ना? रिलेटिव्स और पेरेंट्स से लगातार पेरेंट्स तो आपके अपने होते हैं, लेकिन आप रिलेटिव्स से कम बात करिए। उसका रीज़न ये है कि एक बार सक्सेसफुल हो जाइए, फिर बात करिए, नहीं तो आपके मन में हमेशा डाउट होता रहेगा, कोई पूछ तो नहीं रहा, मैं भी ऐसे सिचुएशन में थी, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पूछ तो नहीं रहा, कोई ये जान तो नहीं लगा कि मेरे इतने अटेम्प्ट हो गए हैं। तो ये इसका पार्ट है ना? और थर्ड चीज़ इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको अपने से एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर दिन यू आर वेरी नेगेटिव, एवरीडे आप नेगेटिव रहते हैं कि जो है आपने कुछ पढ़ा नहीं, आप सुबह उठते हैं कि मैं इतना कुछ पढ़ूँगी, आप रात में लेटने के टाइम आपको रियलाइज़ होता है आपने कुछ नहीं किया, तो यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में व्हाट यू नीड टू डू इज़ फिज़िकली आप अपने आप को एंगेज रखिए, 10-20 मिनट के दिन में एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे आपको ऐसे कुछ तो हो रहा है, मतलब न एक्सरसाइज कर ली, नहा लिया तो आपको लगता है कुछ तो हो रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सा इतना ही हो रहा है कि आप बहुत मोटे नहीं हो रहे हैं, तो भी आप खुश होते हैं। है ना? आपको हल्का-सा भी लगता है कि अरे वाह! देखो मेरे तो मसल्स बन रहे हैं, तो भी आप खुश रहते हैं। आप नहा लेते हैं, उसके बाद और खुश हो जाते हैं। थोड़ा-सा गुड वाइब्स आपको आती हैं, है ना? एक वो ज़रूरी है। और मेंटली भी जो मैंने आपसे कहा 10 मिनट की साइलेंस में आप बैठिए। 10 मिनट साइलेंस स्ट्रैटेजी आपको बहुत आगे ले जाएगी। उससे आप अपने आप को तुरंत अलाइन कर पाते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। आपकी कौन-सी लोगों की बातें इम्पोर्टेंट हैं, कौन-सी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, कहाँ गलती हो रही है, वो सब आप समझ जाएँगे। अच्छा हाउ टू टारगेट फॉर फॉरेस्ट सर्विस अलोंग विद यूपीएससी, सीएसई। देखिए, अब प्रीलिम्स में तो कोई ऐसा है ही नहीं, प्रीलिम्स तो सेम होता है, बस ज़्यादा कट ऑफ चे होता है आईएफएस का। तो प्रीलिम्स में तो जो मैंने बताया, अगर आप ऐसे फॉलो करते रहते हैं, तो होपफुली अगर आपके मान लीजिए 65 नंबर भी आ रहे होंगे, तो अगर आप ये फ़ॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी आई वुड से कि आपके आराम से आप 120 क्रॉस कर जाएँगे। लास्ट के 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं, लेकिन आप आराम से क्रॉस कर जाएँगे, तो आपका फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब उसकी मेंस की बात होती है, तो सिविल सर्विसेज़ के मेंस के बाद होता है फॉरेस्ट सर्विस का मेंस, उसके लिए मैंने अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है। तो आप उसको एक बार देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाउएवर उस क्वेश्चन और उसके सपोर्टिंग आंसर्स से कहीं न कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? आपको डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यूपीएससी पता चल जाता है कि आप किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो एटलीस्ट आप उस डोमेन में पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िए, उसको एनालाइज़ करिए, लेकिन मेरा ये कहना है उसमें बहुत समय मत लगाइए, ठीक है? आप मतलब दिन में आधे घंटे भी देख ले रहे हैं, बहुत एनफ है ना? कट ऑफ कैसे क्लियर करें वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, गवर्नमेंट की कौन-सी वेबसाइट्स को फ़ॉलो करें? तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि पीआईबी आप देख सकते हैं, है ना? और पीआईबी के अलावा तो कोई ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट आपको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टारगेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है सबके बेनिफिट के लिए। लेकिन आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक करना है, तो आप कोचिंग्स की और इनकी वेबसाइट्स फ़ॉलो करिए। हाउ टू स्टार्ट, तो बच्चा यार ये तो एक अलग ही टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले टेक 20-25 डेज़ टाइम आउट एंड वॉच स्ट्रैटेजी वीडियोज़ कि 1 साल में कैसे क्लियर करें और क्या है प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। आप अपने जो जो भी आपको कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी आप सबकी वीडियोज़ देखिए, उसके नोट्स बनाइए, पहले समझिए। सारी चीज़ समझिए, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाइए, महीने भर का टाइम इसमें लग जाएगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर पाएँगे। तो आप पहले ये करिए एंड देन मुझे डीएम कर दीजिए, चाहे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, चाहे मुझे यूपीएससी टाइम के थ्रू बता दीजिएगा कि इसकी अगर आपने इतना बेसिक समझ लिया कि आप कि क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, आप हफ्ते-हफ्ते में डिवाइड करिए, जो आप पूछ रहे हैं कि रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे है, आप कोई भी लॉन्ग टर्म रिवीजन स्ट्रैटेजी मत बनाइए कि 1 महीने में मैं ये कर लूँगा, दूसरे महीने में मैं ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। हफ्ता, 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 ठीक है? और दिन में और उसमें क्या पढ़ना है, वो आपके ए4 शीट से डिफाइन हो जाएगा। डेली शेड्यूल मैंने बताया है, आपको बता ही दिया है ना? एनवायरनमेंट के लिए न्यूज़पेपर सफिशिएंट होगा। न्यूज़पेपर काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहेगा आई वुड से, लेकिन क्या होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि अच्छा पीएम 2.5 ही है, तो उसकी भी डिटेल कुछ हुई होगी 6-7 महीने में जो आपको नहीं पता होगी, या पीएम 2.5 की और डिटेल होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, या उनसे रिलेटेड ट्रीटीज़ होंगी, उनसे रिलेटेड आपके इंडेक्सेस होंगे, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट ज़रूर पढ़नी होगी, जिससे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। सिर्फ़ न्यूज़पेपर से पढ़ के नहीं कर पाएँगे।
मेंटल हेल्थ के लिए मैंने बताया बच्चा क्या करना है ना? और बाकी मेंटल हेल्थ ना आप ये मान के चलिए कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लाइवली और बहुत हैप्पी रहनी ही नहीं है ना? तो आप ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने में मत डालिए कि आप बहुत ही लाइवली मेंटल हेल्थ के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? कभी आप परेशान रहेंगे, कभी आप खुश रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार मैं रायबरेली में नहीं हूँ, है ना? मैं रायबरेली में तो मेरे घर वाले रहते हैं और टेस्ट सीरीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ तक दीजिए अप्रैल एंड तक, उसके बाद नहीं, ठीक है? सीसैट की स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं अलग से बना दूँगी, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सीसैट के क्वेश्चन पेपर कितने करने हैं। अगर आप देखिए आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे नहीं हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आप संडे को 2 सीसैट के पेपर पढ़िए, उनको सॉल्व करिए तो सॉरी सीसैट के पेपर सॉल्व करिए और मतलब अगर आप कोई कोचिंग का मटेरियल या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, वैसे बैंकिंग के बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं कि जिसमें कैसे सॉल्व करते हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाता है ना? वो बताते हैं तो उनका पढ़-पढ़ उनको देख के आसान रहता है रादर देन आप किसी कोचिंग का कोई कंटेंट पढ़ें, उसमें ज़्यादा समय लगता है, बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता है और उतना समझ नहीं आता। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो चैनल्स होते हैं, उनका कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वो पढ़ा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आप सीसैट में पढ़ उससे सकते हैं और हफ्ते में 2 टेस्ट सॉल्व करिए और अपने मार्क्स एनालाइज़ करिए। जिस चीज़ में वीक हैं फिर उसकी और वीडियोज़ देखिए। और जो जो साइंस बैकग्राउंड से ही हैं, तो मेरा उनसे जेन्युइन सजेशन है कि सिर्फ़ आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ये सोच के अपने पेपर्स पढ़ाई कम मत कर दीजिएगा, उसको एक्चुअल में पढ़िए और आप हर पार्ट को थोड़ा तो पढ़िए ही बैंकिंग से और एट लीस्ट आप हफ्ते में 1 पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? स्टैटिक पोर्शन्स करना ज़रूरी होता है क्या? हाँ, स्टैटिक पोर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार, आप बिना स्टैटिक पोर्शन के कैसे कर लेंगे, है ना? बिना स्टैटिक पोर्शन के नहीं होता है ना बच्चा, क्योंकि आपको सवाल तो वहाँ से आने ही हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि स्टैटिक पोर्शन से सवाल नहीं आते। हम मैक्सिमम टाइम यही सोचते हैं कि यार ये सवाल तो किताब में था ही नहीं। किताब में नहीं था लेकिन उससे रिलेटेड था, अगर आप किताब पढ़ लेते तो शायद आप उसको एलिमिनेट कर जाते क्योंकि आप ये समझ पाते कि यार ये तो उस टाइमलाइन का ही नहीं था, है ना? प्रीलिम्स में कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? तो जो पहली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए यार वो ये नहीं करनी चाहिए कि प्रिपरेशन टाइम में हम ये रियलाइज़ कर लें कि हमें सब याद होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। आपको नंबर ऑफ रिविजन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप एलिमिनेट कर पाएँगे, आप समझ पाएँगे, आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाएँगे। तो ये आप पहले तो प्रिपरेशन में आपको ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और जितना वो कर सकें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और जितनी बार रिवाइज़ कर पाएँ व रिवाइज़ बहुत कर्सरी रिवाइज़ करना है, बहुत ही डिटेल में जाके नहीं। और उसके बाद अटेम्प्ट में कौन-सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, मैंने अटेम्प्ट की आपको स्ट्रैटेजी बता दी, अटेम्प्ट में ये मिस्टेक मत करिएगा कि बिल्कुल स्मार्ट होके आप ये करके चले आएँ कि यार मैं तो 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और उसके बाद पर क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके मेरे तो इतने नंबर आ जाएँगे 120 और मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, 90 प्लस क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे विज़न के यार, विज़न की टेस्ट सीरीज़ बहुत हेवी होती हैं, तो आप इसमें बिल्कुल डिसहार्टन नहीं आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एक शेड्यूल ये कर सकते हैं कि जो है डिटेल में उसके सॉल्यूशंस पढ़ें और उसके सॉल्यूशंस को रिवाइज़ भी करते जाएँ, तो ट्रस्ट मी आपके नंबर वहाँ से 40 से 120 भी हो जाएँगे विदिन आपके 2 महीने। तो ये भरोसा रखिए आप कर ले जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ अगर विज़न की कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस ज़रूर पढ़िए, उसको 1 बार नहीं 10 बार 4-10 बार चलिए ज़्यादा हो गया, 4 बार रिवाइज़ ज़रूर करिए सॉल्यूशंस को। जब सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो प्रॉपर्ली हाइलाइट करके, मार्क करके अलग से पढ़िए और जिस दिन टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, उसी के 15-20 मिनट के अंदर सॉल्यूशन पढ़ने बैठ जाइए। आपने ये सोचा कि आप सुबह सॉल्व करेंगे और शाम को पढ़ने बैठेंगे, आज पढ़ेंगे और कल करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। जस्ट अ मिनट। हेलो? हाँ, और उसके बाद कि तो आप लोड मत लीजिए, आप टेस्ट पेपर्स के मार्क्स से मत जाइए। टेस्ट पेपर आप कैसे सॉल्व करते हो, कैसे रिवाइज़ करते हो, वो मैटर करता है, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएँगे। स्टैटिक पोर्शन्स के नोट्स बनाने ज़रूरी है क्या? देखिए, अब ये टाइम नहीं कि आप स्टैटिक पोर्शन के नोट्स बनाएँ। स्टैटिक पोर्शन जो है, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए। आप किसी भी चीज़ के अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो बुक के साइड में या आपकी कोचिंग के मटेरियल की साइड में जगह होती है मार्जिन की, वहाँ पे मार्क कर कर के कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको गो थ्रू करनी है। लेकिन आप अलग से नोट्स बनाने बैठेंगे, इट इज़ वेरी टायरिंग और अभी टाइम नहीं है ना? आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं तो आप सर्टेनली नोट्स बना सकते हैं।
एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए आपको 100% पढ़नी है, आप स्किप नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि बहुत ईज़ी पार्ट है, जब छठी क्लास के बच्चे की एनसीईआरटी क्या पढ़नी है, इतना तो मुझे बेसिक आता होगा। बेसिक जल्दी पढ़ लीजिए उसको, वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको बेसिक आता होगा, लेकिन आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, बिकॉज़ यू विल मिस आउट ऑन इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है ना? और क्योंकि क्वेश्चंस कभी-कभी बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं, जो हमें हमें लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत सिंपल है, और उसमें हमारी गलती हो जाती है। और 2026 के लिए तो बच्चा इसके लिए तो अलग से शेड्यूल बना लेंगे ना, प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबा अभी लॉन्ग गेम है, हम 2025 के प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैप्स को कैसे कवर करें? मैप्स के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी बुक मैप की जो एटलस देख रहे हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान जैसे मैंने देखी थी, उसको सिंसियरली ज़रा देखिए, ठीक है? उसको सिंसियरली हर दिन आप 10 पेज तो एटलस के देखिए, उसको देखिए, आधा घंटा लगाइए, देखिए कौन कंट्री क्या है, कहाँ पे है, कहाँ लाई करता है, इसके अगल-बगल क्या अच्छा ये नदी यहाँ से बहती है। क्योंकि इसको आप एज़ अ शौक देखिए, आप घूमने जाना चाहते हो तो आप कैसे देखेंगे, उस टाइप से देखेंगे, उस नज़र से देखेंगे हर दिन आधा घंटा, तो आपको बहुत मैप समझ में आ जाएगा। पहली बात तो कौन चीज़ कहाँ है। सेकंड तरीका आपका क्या है, केबीसी नैनो की आपकी किताब आती है, उसमें मैप्स के इम्पोर्टेंट फीचर हर कॉन्टिनेंट के, हर देश के, हर हर जैसे अगर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो सब अलग से दिया जाता है, आप उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ थोड़ा-थोड़ा कंटेंट भी होता है, तो आप सीख जाते हैं। और उसके अलावा क्या है, यूट्यूब पे प्लेसेस इन न्यूज़ करके बहुत सारे होते हैं, आप उससे पढ़ते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको मैप का अंदाज़ा लग जाता है। तो लेकिन सबसे बेसिक जो मैप का है, गो टू एटलस, है ना? तो ये सारी बातें थी जो आपको मैंने बतानी थी, है ना? तो हमारा डिस्कशन अच्छा खासा लंबा हो गया। होप कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, जो अदर क्वेश्चन्स होंगे आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एंड गिव यू द राइट आंसर। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो मतलब और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आ जाऊँ, जिससे आपके जो रेगुलर के क्वेश्चन्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएँ। ठीक। So, okay, and all the best for prelims 2025. That is on 25th of May. तो all the best and do your best. ये एक हफ्ता आप स्ट्रैटेजी में लगाइए। नेक्स्ट आप अप्रैल में 15 दिन शुरुआत के रिवीजन में थोड़ा पार्ट देंगे आप 20% और बाकी टाइम अपने आप पढ़ेंगे। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल आप बहुत 30% आप रिवीजन को देंगे, बाकी टाइम अपने आप पढ़ेंगे। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल आप ये करेंगे कि आप 40% टाइम रिवीजन को दे रहे हैं और फिर आप नया पढ़ रहे हैं रिमेनिंग 60% टाइम। फर्स्ट वीक ऑफ में आप पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी नया है, अगर कुछ भी बच गया है मेरा अंडर द सन तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, सब कुछ नया पढ़ लीजिए। और उसके बाद के आपके 15 दिन बचते हैं प्रीलिम्स के, उसमें आप बिना कुछ सोचे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ करेंगे। नया पढ़ने का कंटेंट शायद ही आपको समय मिले, नहीं तो 5 से 10% ऑफ द टाइम ही होगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लगातार पढ़ाई करते जाइए, रिवीज़न करते जाइए और रुकिए मत। प्रीलिम्स नज़दीक आ गया है, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं, आपके नंबर 40 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं। आप ट्रस्ट मी यू कैन स्कोर 120 बाय फॉलोइंग दिस आइडिया कि यू डू नॉट नीड टू लर्न एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ दैट, है ना? एंड नीड टू रिवाइज़ इट। ठीक है? तो चलिए अब लेट्स स्टॉप द सेशन एंड ऑल द बेस्ट।